नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपने गृह क्षेत्र के दौरे पर थे और नादौन में सीएम सुक्खू ने घोषणाओं की झड़ी भी लगाई है। सीएम सुक्खू ने एक बड़ी बात कही है कि वो शिमला में जरूर रहते हैं, लेकिन जो उनका विधानसभा हल्का है वो उनके दिल के करीब है। उन्हें हमेशा चिंता रहती है और किस प्रकार से वहां पर विकास करना है और पूरे प्रदेश में जो समग्र विकास है उसको उनकी सरकार प्राथमिकता दे रही है। सीएम ने आज जो वहां पर नादौन में महाविद्यालय है वहां पर कई जो है वो बड़ी घोषणाएं की है, आपको वो बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे प्रदेश के शहरी विकास विभाग ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसीज को 53 स्थानीय शहरी निकायों के लिए आरक्षण रोस्टर जल्द लगाने के आज निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग ने आज इस संबंध में सभी डीसीज को एक पत्र लिखा है जिसमें मोस्ट अर्जेंट टाइम बाउंड मानकर रिजर्वेशन रोस्टर लगाने को बोला गया है। वहीं राज्य में नए बनाए गए स्थानीय शहरी निकायों में सरकार अभी चुनाव नहीं कराना चाह रही है। ये बड़ी अपडेट है जी। इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन से अनुमति मांगने का जिक्र पत्र में किया गया है, मगर इलेक्शन कमीशन ने सरकार को वापस पत्र लिखकर साफ कह दिया है कि सभी नगर निकायों में चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे, क्योंकि एक साथ इलेक्शन नहीं करवाने पर आचार संहिता बार बार लगानी पड़ती है। इसका असर प्रदेश के विकास कार्यों पर फिर पड़ता है और खर्च भी बार बार करना पड़ता है। खर्चा राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन के इन पत्रों के बाद नए शहरी निकायों में चुनाव पर सस्पेंस बन गया है। वहीं हिमाचल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 31 मार्च से पहले सभी शहरी निकायों में आरक्षण रोस्टर लगाना अनिवार्य है, लगाया जाना है और 31 मई से पहले चुनाव करवाए जाने हैं। मगर शहरी विकास विभाग द्वारा आज डीसीज को लिखे पत्र के मुताबिक सरकार अभी केवल 21 निकायों में चुनाव जो है वो नहीं कराना चाहती है। जो उसमें जो जितने हैं उसमें से 21 में नहीं कराना चाहती है। हालांकि कानून में 2 साल तक चुनाव नहीं कराए जाने का भी प्रावधान है, मगर यह कॉल इलेक्शन कमीशन को लेनी है कि कब जो है चुनाव कराए जाए। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण अपडेट है, ये बड़ी खबर है जी। काफ़ी बार हमें भी जो है वो कॉल्स आते हैं कि सर ये मुद्दा उठाइए, और इसी पर जो बड़ा अपडेट है 2015 और 2020 में जो पंचायतें आरक्षित थी वो पंचायतें इस बार ओपन होगी। बाकी शेष पंचायतों में चुनाव करवाने के लिए जो नया रोस्टर है वो जारी किया जाएगा, वो अलग है पंचायतों वाला। आपको बता दें कि जिन पंचायतों में पिछले 2 कार्यकालों पर जो कार्यकाल हुए उसमें आरक्षण रोस्टर लागू किया गया है, यानी जहां पर आरक्षण दिया गया है उन्हें इस बार सामान्य रखा जाएगा। कई बार शिकायतें आती है कि सर ये जो सीट है, ये जो पंचायत है बार बार आरक्षित जो है की जा रही है। तो ऐसे में जो 2 बार हो गई है, अगर रोस्टर भी जिस प्रकार से जो नया रोस्टर सरकार जारी करेगी पंचायतों के लिए, शहरी निकाय को हमने बता दिया है, आज ऑर्डर जारी कर दिया चीज को कि आप कर दीजिए, लेकिन जो नए बने हुए हैं शहरी निकाय उसमें थोड़ा भी इंतजार करना पड़ेगा। अब इसमें असमंजस है कि वहां पर कब चुनाव करवाए जाते हैं। लेकिन पंचायत चुनाव में जो इंपॉर्टेंट चीज इस बार है वो ये है कि जहां पर 2 बार पहले रिजर्व हो गई सीट, यानी जो आरक्षित थी कोई भी सीट, वो इस बार ओपन होगी, ये तय है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट, हिमाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सरकार ने निवेशकों का रास्ता खोल दिया है। बड़ी खबर है। प्रदेश सरकार ने 5 मेगावाट क्षमता से ऊपर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए निवेशकों से आवेदन मांगे हैं। कोई भी निवेशक यहां पर आवेदन कर सकता है हिमाचल प्रदेश में। शुरुआत में सरकार उसका प्रोविजनल पंजीकरण करेगी, जिसके बाद निवेशक को संबंधित जमीन पर धारा 118 के तहत मंजूरी हासिल करनी होगी। बहुउद्देशीय परियोजनाओं ऊर्जा विभाग ने ऊर्जा निदेशालय के माध्यम से आवेदन मांगे हैं और यह आवेदन 5 मेगावाट से अधिक क्षमता की ग्राउंड माउंटेड और ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए ऊर्जा निदेशालय के माध्यम से इच्छुक डेवलपर्स को निजी भूमि या लीज पर ली गई भूमि पर परियोजनाएं स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए धारा 118 की इजाजत लेनी जरूरी होगी। सरकार द्वारा जारी आमंत्रण के अनुसार परियोजना डेवलपर्स को परियोजना की अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक की पूरी प्रक्रिया स्वयं पूरी करनी होगी। इसमें परियोजना की व्यवहार्यता सर्वेक्षण, जांच तथा आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करना शामिल होगा।
डेवलपर्स को हिमाचल प्रदेश जो टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, भूमि सीमा अधिनियम के तहत धारा 118 सहित अन्य आवश्यक जो स्वीकृतियां हैं वो लेनी होगी। 5 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली सौर परियोजनाओं के लिए डेवलपर द्वारा अस्थायी पंजीकरण और जो आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद भूमि लीज अधिग्रहण के लिए आवश्यक जो एसेंशियलिटी जो सर्टिफिकेट होता है निदेशालय से, एसेंशियलिटी जो सर्टिफिकेट होता है वो जारी किया जाएगा और इच्छुक आवेदक ऊर्जा निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशों और एसओपी के अनुसार पूरे वर्ष किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ निवेशकों को प्रति मेगावाट 20,000 रुपए का जो आवेदन शुल्क है ये देना पड़ेगा जी आरटीजीएस के माध्यम से, और ऊर्जा निदेशालय के खाते में जमा करना होगा, लेकिन ये नॉन रिफंडेबल होगा। तो अब जो निवेशक हिमाचल प्रदेश में आए, क्योंकि देखिए एक चीज़ सच्चाई है कि धारा 118 के तहत जो है वो कई इसमें पचड़े पड़ जाते हैं, तो ऐसे में जो है वो जो उद्योग लगाना भी चाहता है प्रदेश में वो नहीं आ पाता है कि बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो सच्चाई ये कि अगर हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से रेवेन्यू हिमाचल प्रदेश अगर आप देखें तो रेवेन्यू जनरेट करने की सरकार आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में जनता तो ये कहती है कि जो है वो धारा 118 में ज़्यादा परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन एक सच्चाई है कि अगर आपने प्रदेश में उद्योग डेवलप करने हैं, कुछ और डेवलप करने हैं, तो उसमें ऐसी चीज़ें हो जो लोकल लोग उनको रोजगार मिले और हिमाचल प्रदेश में जो लैंड है, जो सरकारी लैंड है, उसका उपयोग फिर सही तरीके से हो सके, इसके लिए फिर वो सही चीज़ें हो जाती है। मतलब यानी सही है अगर लोकल लोगों को रोजगार मिल जाए और दूसरा जो लैंड है वो भी फिर जो है वो काम पाए। इसलिए जो ऐसी चीज़ें हैं अब सरकार कर रही है धीरे धीरे। इसके अलावा आज मंडी जिला के सबसे पुराने राजकीय वल्लभ महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि अभी तक नैक के तहत प्रदेश के केवल 34 कॉलेज ही आते हैं और शिक्षा विभाग की रैंकिंग प्रणाली में सभी 134 कॉलेजों को शामिल किया जाएगा। इसकी शुरुआत इसी माह से करने की तैयारियां विभाग द्वारा कर ली गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार कौशल आधारित एवं रोजगार पूर्वक शिक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रदेश सरकार ने सभी राजकीय महाविद्यालयों में रैंकिंग व्यवस्था शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में 484 सहायक प्राध्यापक जो होते हैं प्राध्यापक उनकी नियुक्तियां विभिन्न कॉलेजों में की हैं। इसके अतिरिक्त विभाग को 394 सहायक प्राध्यापकों को पद के भरने की जो स्वीकृति है प्राप्त हो चुकी है और भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही जो है वो शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि कॉलेज कैडर में पदोन्नति के माध्यम से प्राचार्य के लगभग 103 पद वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भरे गए हैं और वर्तमान प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में 7,000 पदों पर नियुक्तियां की हैं और 4,000 पदों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है वो जारी है। विभाग द्वारा जेबीटी के 1800 पद तथा टीजीटी के 937 पद भरे जा रहे हैं। तो ये उन्होंने आंकड़ा दिया शिक्षा मंत्री ने। अब सीबीएसई की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई आपको मैंने बता दिया है, सीबीएसई पढ़ाई अब शुरू होगी। हालांकि जो बोर्ड एग्जाम है इस साल नहीं होंगे, वो जो है 2027 में जो आगे होंगे। लेकिन अब देखिए सीबीएसई में क्या ड्रेस कोड होगा, क्या पूरा अपडेट इस पर बता देते हैं आपको। सीबीएसई से संबंध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड व छात्रों के लिए नई वर्दी का डिजाइन राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट तैयार करेगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्मार्ट यूनिफॉर्म व मॉडल ड्रेस कोड तैयार करने का कार्य निफ्ट को सौंपने का निर्णय लिया है। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली की ओर से इस संबंध में तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक को पत्र लिखा गया है और स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कहा कि वर्दी और शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड को आधुनिक, आरामदायक, मौसम के अनुकूल और किफ़ायती बनाया जाएगा। यानी सस्ता भी होगा और जो है किफ़ायती भी होगा और बेस्ट भी होगा। नए डिज़ाइन में छात्रों की वर्दी के साथ साथ जुराबे, दस्ताने, कैप, जूते, टाई और बेल्ट भी शामिल होगी। इसके अलावा विभिन्न शैक्षणिक, खेल और जो सह पाठ्यक्रम गतिविधियों तथा स्कूल के अलग अलग हाउस के लिए भी उपयुक्त डिज़ाइन तैयार किए जाएंगे। जो भी पीछे कैबिनेट बैठक हुई थी 13 फरवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय जो समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा की गई थी। पहले कैबिनेट अलग हुई, उसके बाद विभागीय बैठक अलग हुई। बैठक में यह तय किया गया कि किसी एक्सपर्ट से इसका डिज़ाइन तैयार करवाया जाए। अब विभाग ने तकनीकी शिक्षा विभाग सुंदरनगर को इस संबंध में पत्र भेजा है। तो ये अपडेट है जी। अब ड्रेस जो है वो किस प्रकार से होगी उसका पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 3 कक्षाओं का पाठ्यक्रम बदल दिया है। अब 6ठी कक्षा से हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी स्कूल है अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य कर दिया गया है।
नए सत्र 26-27 में चौथी, पांचवी और छठी कक्षा के विद्यार्थी नए पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई करेंगे और बोर्ड ने नई पाठ्य पुस्तकों को तैयार करवाकर स्कूलों में वितरण जो शुरू है वो कर दिया है। यह बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत एनसीईआरटी की ओर से पाठ्यक्रम में किए गए बदलावों के अनुसार किया गया है और बदलाव विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता बढ़ाने, खेल खेल में सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से किया गया है। नया पाठ्यक्रम सभी सरकारी और बोर्ड से मान्यता प्राप्त जितने भी निजी स्कूल है वहां पर लागू करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात कर लेते हैं। आज अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान हमीरपुर जिला के नादौन पहुंचे सीएम अपने गृह क्षेत्र। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो हेलीकॉप्टर है ये खराब मौसम के कारण ऊना में लैंडिंग करवानी पड़ी इसकी। ऊना में पुलिस लाइन झलेड़ा के मैदान में जो है वो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो हेलीकॉप्टर है वो सुरक्षित लैंड हुआ। मौसम खराब था, आपको मालूम है जब मौसम खराब होता है तो दिक्कतें हो जाती है। सीएम यहाँ कुछ देर के लिए रुके और लोगों से बातचीत भी की। सीएम सुक्खू का 11:20 पर अपने गृह विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर पहुंचने का दौरा था। हमीरपुर जिला के नदौन पहुंचने का कार्यक्रम था और सीएम के हेलीकॉप्टर की नदौन के जो अमतर है वहां पर लैंडिंग होनी थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण शिमला से चंडीगढ़ कर लिया। तो चंडीगढ़ का जो सिग्नल है वो मिला। उसके बाद सीएम का जो हेलीकॉप्टर है वो शिमला से चंडीगढ़ के लिए निकल गया और चंडीगढ़ से फिर ऊना तक साफ मौसम का सिग्नल मिला। उसके बाद आगे का मौसम खराब होने की वजह से जो है वो जानकारी मिली, फिर ऊना चले गए सीएम। फिर ऊना के बाद जो है वो सीएम नदौन पहुंचे और सीएम सुक्खू आज नदौन कॉलेज के समारोह में शामिल हुए। इसके बाद वहां उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी। सीएम का रात्रि ठहराव सेरा जो विश्राम गृह है वहां पर होगा। कल सीएम ऊना जिला के दौरे पर होंगे और शाम को 3:35 पर सीएम सुक्खू शिमला पहुंचेंगे। लेकिन सीएम ने आज वहां पर कई घोषणाएं की। आपको बता दें, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू नदौन कॉलेज हैं, आज सीएम जब मंच से भाषण देते उन्होंने कहा कि जो नदौन विधानसभा हल्का है वो शिमला में ज़रूर होते हैं, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जो भी चीज़ें जो है वो ज़रूरी है वो बहुत जल्द की जाएगी। और जो पूरा विधानसभा हल्का है, उन्होंने कहा कि मातृ और जो शिशु कह सकते हैं आप अस्पताल है वो यहाँ पर खोला जाएगा नदौन विधानसभा हल्के में ही। और ये इसका जो कह सकते हैं जो शिमला में केंद्र अस्पताल है उसी की तर्ज पर उससे भी अच्छा जो है खोला जाएगा। और सीएम ने बड़ी घोषणा की है कि जो वहाँ पर नदौन कॉलेज है वहाँ पर जो कोर्सेज अभी नहीं है वो अलग अलग, जो चाहे बॉटनी की बात हो या फिर जो भी साइंस से रिलेटेड हो या फिर BCA हो, अलग अलग जो कोर्सेज है उसको जो नया शैक्षणिक सत्र है उससे शुरू करने का सीएम ने आश्वासन दिया है। वहीं जो कॉलेज था, कॉलेज के जो प्रशासन था, उन्होंने मांग की है कि सर ग्राउंड की दिक्कत है और ग्राउंड के बाहर जिस प्रकार से बाड़बंदी कह सकते हैं प्रॉपर जो है वो अंदर ना कोई आए, उसके लिए भी थोड़ा सा पैसा चाहिए। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो सारी चीजें हैं वो करने का आश्वासन दिया है आज वहां पर। और जो नया कह सकते हैं भवन बनाने को लेकर सीएम ने कहा कि मेरे ध्यान में है, ये भी जल्दी जो है वो हो जाएगा। और इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नदौन में जो है वो एक जो कह सकते हैं इंडोर स्टेडियम बन रहा है, इसको ये बहुत बड़ा इंडोर स्टेडियम होगा और यहाँ से कई जो युवा है वो देश और प्रदेश का जो है प्रतिनिधित्व करेंगे, ऐसे उन्होंने जो है वो कहा है। और ये ऐसा होगा, हालांकि इसका अधिकतर काम हो ही गया है पूरा और सरकार की कोशिश है कि इसको चुनाव से पहले जो है वो इसका उद्घाटन सीएम सुक्खू खुद करें। इसके लिए जो है वो काम में तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं। और इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जो बजट आगामी समय में होने वाला है, कुछ दिन बजट को बचे हैं, सीएम का बजट होने वाला है, उसमें कई ऐसी योजनाएं वो लाएंगे जिसका सीधा लाभ जो आम जनता है उनको होगा। इसके अलावा दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से आज विक्रमादित्य सिंह ने मुलाकात की है और हिमाचल प्रदेश के लिए उन्होंने विशेष सहयोग मांगा है। इससे पहले विक्रमादित्य सिंह दिल्ली में ही हैं और दिल्ली में पहले जहां पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद नितिन गडकरी से वो मिले हैं भूभुजो टनल को लेकर के, हमने कल आपको खबर बता दी है वो। तो प्रदेश में किस प्रकार से जो है वो केंद्र सरकार का सहयोग रहे, अधिक से अधिक पैसा मिले ताकि जो है वो विकास कार्यों में कमी ना आए। तो इसी से रिलेटेड आज मनोहर लाल खट्टर से भी उन्होंने विशेष मांग की कि सर थोड़ा बजट आप दें ताकि प्रदेश में जो विकास कार्य है उनको गति दी जा सके। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा इस वक्त पूरे प्रदेश में जो है वो अनुबंध कर्मियों का है। अनुबंध कर्मी विभिन्न जो विधानसभा हल्के हैं वहां पर जो उनके स्थानीय चाहे विधायक हो, मंत्री हो, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। एक बार फिर से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से इन्होंने मुलाकात की है और इन्होंने साल में 2 बार रेगुलर करने की मांग उठाई है। अनुबंध कर्मियों ने नदौन में सीएम सुक्खू से मिलकर एक बार फिर से 2 बार साल में रेगुलर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सर जिस प्रकार से पहले से ही जो एक कह सकते हैं साल में 2 बार कर्मचारी रेगुलर होते थे उसी अनुसार हमें भी किया जाए। अगर जिस प्रकार से अभी एक ही बार है तो इस
इसमें दिक्कतें आ रही है। कई ऐसे भी है जो 7-8 महीने जिनके जो है वो जो 7-8 महीने पहले रेगुलर होने थे वो उसके बाद रेगुलर हो रहे हैं, यानी 2 साल का जो पीरियड होता है 2 साल से अधिक समय लग रहा है। तो सीएम ने आश्वस्त किया है कि उनकी मांग पर गौर किया जाएगा। अब देखना पड़ेगा जो आगामी बजट सत्र है उसमें सीएम इनकी बात को क्या अमली जमा पहनाते हैं और क्या बजट में इस बात का वो प्रावधान करते हैं कि जो कर्मचारी है उस साल में दोबारा रेगुलर होंगे। ये आने वाला समय बता पाएगा। इसके अलावा प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग आज बंद हो गई। ये बड़ी खबर है। एलपीजी कंपनियों द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि सर्वर डाउन होने से यह परेशानी हो रही है। इससे जिन लोगों ने सिलेंडर लेना है उन्हें गैस एजेंसी पहुंचकर एलपीजी की बुकिंग करवानी पड़ रही है। थोड़ी राहत की बात यह है कि प्रदेश में अभी भी जो घरेलू गैस सिलेंडर हैं उसकी अधिक किल्लत नहीं है, सिर्फ घरेलू गैस सिलेंडर की। हालांकि अभी बुकिंग 25 दिन बाद ही हो रही है। देखिए, एक चीज़ तो है, पूरे प्रदेश के अंदर जो 12 जिले हैं वहाँ पर क्या होता था कि जो लोग क्वार्टर में रहते थे वो क्या करते थे कि बच्चे तो गाँव, जो पेरेंट्स वो गाँव में रहते हैं और जो बच्चे वो कॉलेज के पढ़ते थे तो ब्लैक में सिलेंडर ले लेते थे कि अगर 1000 रुपए का है तो 1200-1300 का दे देते थे। लेकिन ब्लैक सिलेंडर एक भी नहीं मिल रहा है, ब्लैक का सिलेंडर एक भी नहीं मिल रहा है। और बुकिंग करने के बाद भी 25 दिन बाद जो है, बुकिंग करने के 25 दिन बाद सिलेंडर मिलेगा, ये तय है। यानी जिन्होंने आज एलपीजी सिलेंडर ले लिया है उनकी दोबारा बुकिंग फिर 25 दिन के बाद होगी। मगर कॉमर्शियल सिलेंडर, ये बड़ी खबर है जी, प्रदेश में बहुत अधिक किल्लत हो गई है इसकी। इससे होटल, ढाबे और जो रेस्टोरेंट कारोबारी है और जो शादी समारोह के लिए सिलेंडर जो है वो नहीं मिल रहे हैं, जो कैटरिंग का काम करते हैं। हिमाचल होटल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश के MK सेठ, उन्होंने राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर एलपीजी की कमी को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यदि कमर्शियल सिलेंडर मुहैया नहीं कराए गए जल्द तो 1-2 दिन में होटल बंद करने की नौबत भी आ सकती है। तो उन्होंने अपना दर्द बताया। उन्होंने कहा है कि टूरिज्म जो है वो स्टेट हिमाचल प्रदेश और कमर्शियल गैस सिलेंडर आपको पहले ही मालूम है वो बहुत महंगा मिलता है, 2000-2100 के आसपास मिलता है। तो अभी सच्चाई ये है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की सच में ही किल्लत है, तो कम स्टॉक में जो है वो कम दिया जा रहा है। कोई 3 की मांग कर रहा है तो उसको 1 दिया जा रहा है। फिलहाल आज जो भारत सरकार है, अच्छी अपडेट ये है कि ईरान के जो विदेश मंत्री, ईरान सरकार से बातचीत की है हमारे जो कह सकते हैं विदेश मंत्री है, और जो हॉर्मूज वाला जो कह सकते हैं जहाँ से जो है वो हमारा आता है एलपीजी, वो अब अच्छी खबर ये है कि वो अब खोल दिया गया, यानी हमारे जो कह सकते टैंकर हैं वो वहाँ से आ सकते हैं। तो कुल मिला के देखें एलपीजी जो टैंकर है वो वहाँ से आ सकते हैं, लेकिन कुल मिला के देखें जिस प्रकार से थोड़ी किल्लत कमर्शियल गैस सिलेंडर की हुई है उससे दिक्कतें हुई है जनता को। और ब्लैक का जो सिलेंडर जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई है वो हुई है यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चों को। गाँव में पेरेंट्स होते हैं तो कई बार वो पासबुक नहीं होती है उनके पास, तो वो सोचते हैं कि ब्लैक में ले लेते 100-200 रुपए में, लेकिन ये आज नहीं हो पाया, इससे दिक्कत हुई है। हालांकि भारत सरकार ने आश्वस्त किया है कि जो एलपीजी सिलेंडर है उसकी कमी नहीं है और बहुत जल्दी जो कमर्शियल सिलेंडर्स की जो चीज़ें हैं वो भी सामान्य हो जाएगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने बीते कल चीफ सेक्रेटरी ने ये निकाले थे, कह सकते हैं प्रेस नोट जारी किया था कि प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, स्टॉक अभी भी है। लेकिन बात वही है कि 25 दिन के बाद मिलेगा अगर आज बुकिंग करते हैं जो आप करते हैं बुकिंग सिलेंडर के लिए। लेकिन जो ब्लैक वाला है टोटली बंद है जी हिमाचल प्रदेश में इस वक्त, ब्लैक में सिलेंडर नहीं मिल रहा है। घरेलू सिलेंडर की बात कर रहे हैं, कमर्शियल तो पहले ही नहीं मिल रहा है ब्लैक में। तो हालांकि इसमें देखिए जो ब्लैक, अगर ब्लैक में कोई बेचता है उस पर कार्रवाई भी होगी, डीसी पूरी जो मॉनिटरिंग है वो कर रहे हैं इसमें। इसके अलावा भाजपा नेता सूरत नेगी ने आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा राज्यपाल के विरुद्ध दिए गए पिछले कल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और जो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान बताया है। यानी पिछले कल मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके पलटवार में आज भाजपा नेता सूरत नेगी ने शिमला में प्रेस वार्ता की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े नौतोड़ जैसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर जिस तरह से मंत्री जगत सिंह नेगी लगातार भ्रामक बयान दे रहे हैं उससे ये साफ है कि वे अपनी सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौतोड़ का विषय आज का नहीं है बल्कि पिछले 20-25 वर्षों से यह मुद्दा चर्चा में रहा है। सूरत नेगी ने स्पष्ट कहा है कि वर्ष 2006 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, दावा किया उन्होंने, और स्वयं जगत सिंह नेगी विधायक थे, उस समय ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि नौतोड़ की जमीन केवल लैंडलेस यानी भूमिहीन लोगों को ही दी जाएगी। 1975 के अधिनियम में लैंडलेस की स्पष्ट परिभाषा दी गई थी और उसी आधार पर यह शर्त लागू की गई। भाजपा नेता ने आरोप लगाए हैं कि वर्ष 2014 में कांग्रेस सरकार ने जनता को गुमराह करने का काम किया। उस समय फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को आंशिक रूप से निलंबित करने की बात कही गई, लेकिन साथ ही 2006 में लगाई गई लैंडलेस की शर्त को नहीं हटाया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि वास्तव में किसी भी व्यक्ति को नौतोड़ का जो लाभ है वो नहीं मिल ही नहीं सकता था। भाजपा नेता ने
ने कहा कि यह पूरी तरह से जनजातीय क्षेत्रों के साथ धोखा था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में जब प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी, तब उस पूरे मामले का गहन अध्ययन किया गया। भाजपा सरकार ने 2006 में लगाई गई उस शर्त को हटाने का रास्ता निकाला ताकि जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को वास्तव में नौतोड़ का लाभ मिल सके, लेकिन उस समय फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण इस पर तत्काल निर्णय लेना संभव नहीं था। सूरतमुखी ने यह भी स्पष्ट किया है कि संविधान के 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार जरूर दिए गए हैं, लेकिन किसी केंद्रीय कानून को निलंबित करना इतना सरल नहीं है जितना कि मंत्री जगत सिंह नेगी को लगता है। बिना कानूनी प्रक्रिया और नियमों के किसी को भी जमीन नहीं दी जा सकती है, ये भी उन्होंने कहा है। और जो उन्होंने जगत सिंह नेगी ने राज्यपाल को कहा है, जो पूर्व राज्यपाल ने, वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि वो जो किन्नौर हैं और जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं उनको गुमराह भी कर रहे हैं। तो पलटवार किया है, दावा भी किया है, कई दावे किए हैं। इसके अलावा राजनीति में विधानसभा चुनाव के करीब 1.5 साल पहले एक बार फिर, मतलब प्रदेश राजनीति है, एक बार फिर से तीसरे मोर्चे की चर्चा तेज हो गई है। देखिए सच्चाई है कि जब 2022 में भी चुनाव हुए तब भी आम आदमी पार्टी यहाँ पर आई थी पहले, लेकिन बाद में उनके जो नेता यहाँ पर सबसे पहले आए थे, स्वास्थ्य मंत्री थे वहाँ पे दिल्ली सरकार में, उसके बाद वो अरेस्ट हो गए थे। फिर थोड़ी सी ठंडी पड़ गई यहाँ पर आम आदमी पार्टी। उसके बाद जितने पहले स्तर पर जो उन्होंने तैयारियाँ की थी वो फिर सिरे नहीं चढ़ पाई। और सच्चाई ये कि एक भी व्यक्ति उनका नहीं जीत पाया। अब चुनाव को मालूम है कि 1.5 साल के आसपास का समय रह गया है। इसी बीच क्या है कि तीसरे मोर्चे की हाट आ गई है। लेकिन आज कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार, उन्होंने ये बड़ी बात कही है कि इसका लॉस किसको होगा तीसरे मोर्चे अगर बनता है। जो दावा कर रहे हैं रामलाल मार्कंडे, पूर्व की जो जयराम सरकार थी उसमें मंत्री थे, और 2022 में जब चुनाव हुए तो उस वक्त ये जो है वो चुनाव हार गए, और जिनसे हारे वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। लेकिन जब वो जीते कैंडिडेट रवि ठाकुर वहाँ पर, वो जब अभी देखा आपने जब पिछले राज्यसभा चुनाव हुए वो उसके बाद भाजपा में शामिल हो गए, फिर उपचुनाव हुए तो फिर वो वहाँ पर कह सकते हैं हार गए। तो इस वक्त रवि ठाकुर वहाँ पर भाजपा का चेहरा है। तो मार्कंडे को लग रहा है कि वो जो है वो क्या उन्हें पार्टी टिकट देगी दोबारा से। 22 में तो दिया था, लेकिन 22 के बाद जब उपचुनाव हुए तो फिर भाजपा ने कैंडिडेट बदल दिया। कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे, हालांकि बाद में भाजपा में वो गए, फिर उनको टिकट दे दिया। तो मार्कंडे को लग रहा है कि टिकट 2027 में नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए जो ऐसे लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो भाजपा के हो, उन्होंने तीसरा मोर्चा बनाने का जो है वो पहल शुरू की है। और उसके अलावा इनका तो प्रॉपर इन्होंने आगे जो सूचना हमारे पास सूत्रों के हवाले से, इन्होंने तो प्रॉपर जो है वो आगामी समय के लिए वो भी बना दिया है कि क्या हमारी पार्टी की प्राथमिकताएं रहेगी। तीसरा मोर्चा कह सकते हैं, टोटली प्लान बना रहे हैं ये। लेकिन आज इसमें जो है वो विनय कुमार ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 2 दल, कांग्रेस और भाजपा की ही जो है सरकारें बनती आई है। ऐसे में तीसरे दल में बड़ी संख्या में लोगों के जुड़ने से किसी भी पार्टी को जो है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। उन्होंने माना है इस बात को कि किसी भी पार्टी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इसमें कांग्रेस के कम लोग शामिल हैं। इसमें बहुत से लोग भाजपा की पृष्ठभूमि से आते हैं, जो अभी तक उन्हें भी सूचना मिली है। इस तरह कांग्रेस को तीसरे मोर्चे से कोई खतरा नहीं है, बल्कि इसमें जो दूसरी पार्टी है उनको खतरा है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सूची अखिल भारतीय कमेटी को भेज दी गई है संगठन विस्तार को लेकर के। और AICC इन दिनों विभिन्न राज्यों में होने वाले जो राज्यसभा चुनाव हैं उसमें उसका जो प्रोसेस है उसमें व्यस्त है। और बहुत जल्दी जो कार्यकारिणी है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की, और जो और भी लगने हैं जी, कोई प्रदेश कांग्रेस कमेटी में लगने हैं, प्रवक्ता लगने हैं, इसके अलावा उपाध्यक्ष लगने हैं पार्टी में, तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। कार्यकारिणी में कार्यकर्ताओं को लेने के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि क्या आम कार्यकर्ता को लिया जाएगा, तो विनय कुमार ने कहा कि कार्यकर्ताओं में अनुभव के आधार पर पुराने जो लोग हैं उनको लेना जरूरी है, लेकिन हम इस बार जो युवा जोश है उनको भी साथ लेकर चल रहे हैं। और पार्टी की प्राथमिकता रही कि जब पूर्व में भी जब जो भी अध्यक्ष रहे हैं उनमें भी युवा लोगों को हमने मौका दिया है। उन्होंने कहा कि हम महिला और हर वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, और जो अभी आगामी समय में जब कार्यकारिणी का विस्तार होगा तो आपको इसमें नजर आएगा कि बहुत सारे युवा चेहरे भी शामिल होंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश कैडर के एक HAS अधिकारी आज IAS बन गए हैं, अक्षय सूद। केंद्र सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसकी जो नोटिफिकेशन है आज जारी कर दी है। और ऑर्डर्स के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल सेवा के अधिकारी अक्षय सूद को सिलेक्ट लिस्ट 2024 के तहत IAS नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच उत्पन्न रिक्तियों के आधार पर की गई, यानी एक और HAS अधिकारी हिमाचल प्रदेश का आज IAS बन गया है। अब कर्मचारियों की बात कर लेते हैं कि तबादले पर क्या हुआ है, कि क्या तबादला सरकार किसी का भी कर सकती है बार बार जनजातीय क्षेत्रों में। इसमें हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी कठिन या जनजातीय क्षेत्र में अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लेता है तो उसे वहां से स्थानांतरित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इन क्षेत्रों में नियुक्ति को कोई भी कर्मचारी सजा के रूप में देख लेगा, फिर यानी देखा जाने लगेगा कि सजा है, तो बार बार उसका वहीं पे तबादला हो रहा है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि यदि कर्मचारियों को यह भरोसा नहीं होगा कि कार्यकाल पूरा होने के बाद, जो प्रॉपर होता है 3 साल के लिए कहीं रहना होता है, यदि उनका तबादला कर दिया जाएगा तो कठिन क्षेत्रों में कोई भी स्वेच्छा से सेवा नहीं देना चाहेगा। यानी बार बार अगर आपको जनजातीय क्षेत्र में भेजा जाएगा तो तर्कसंगत नहीं है। समय पर स्थानांतरण न होने से इन क्षेत्रों में नियुक्तियों को पनिशमेंट पोस्टिंग जो है माना जाने लगेगा। कठिन क्षेत्रों में कार्यकाल पूरा करने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण सजा नहीं बल्कि अधिकार है। यानी जो व्यक्ति आम जगह पर था उसका स्थानांतरण अगर वहां पर कर दिया है किसी व्यक्ति का, तो वो सजा तो नहीं है, लेकिन किसी कर्मचारी का स्थानांतरण वहां पर कर दिया और बार बार वहीं पर आप उसको रख रहे हैं तो ये तर्कसंगत नहीं है। न्यायालय ने 31 जनवरी के आदेश को रद्द करते हुए प्रतिवादी जो कोर्ट गए थे, शिक्षा विभाग और सरकार को निर्देश दिए हैं कि 4 सप्ताह के भीतर यानी 28 दिनों के भीतर जो याचिकाकर्ता है उनके वर्तमान स्थान से स्थानांतरित कर किसी अन्य क्षेत्र में तैनात किया जाए और उनकी जगह किसी नए व्यक्ति की नियुक्ति की जाए। यानी जो व्यक्ति पहले ही ऐसी जगह पर तबादला जिसका हो चुका है, जो कह सकते हैं आप कठिन परिस्थितियों वाली जो जगह है, उसको बार बार आप उसमें रखेंगे तो तर्कसंगत नहीं है। तो सरकार को ऑर्डर दे दिए हैं, शिक्षा विभाग को भी ऑर्डर दे दिए हैं कि इसका तबादला कहीं और कर दीजिए और इसकी जगह कहीं किसी को और लगा दीजिए। कोई प्रॉपर उसने जो टेन्योर है वो पूरा कर दिया है उस क्षेत्र में। इसके अलावा हाईकोर्ट ने शारीरिक शिक्षा प्रवक्ताओं डीपी की वरिष्ठता और पदोन्नति से जुड़े मामले में कड़ा रुख अपनाया है। डीपीज को लेकर के जी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि जो याचिकाकर्ता प्रवक्ताओं की वरिष्ठता जैसा कि विभाग की ओर से निर्धारित की गई है उसे अगली सुनवाई पर आधिकारिक रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। इस मामले को लेकर डीपी संघ की ओर से एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर की गई है और संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को पिछली सुनवाई के दौरान अवगत करवाया था कि सरकार ने कोर्ट के आदेशानुसार भर्ती एवं पदोन्नति नियम तो बना दिए हैं और डीपी को लेक्चरर का पदनाम भी दे दिया है, लेकिन वर्तमान में जो वरिष्ठता सूची तैयार की गई है वह केवल डीपी कैडर के भीतर ही सीमित है। याचिकाकर्ताओं को डर है कि जब आगे पदोन्नति की बारी आएगी तो लेक्चरर की समय जो कह सकते हैं कंसोलिडेटेड वरिष्ठता है सूची है उसमें शामिल न होने से उनकी जो अनदेखी है वो हो सकती है, ये उनको लग रहा है। राज्य सरकार ने अब तर्क दिया था कि अदालत के फैसले का पालन किया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इन शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारित हो चुकी है और पदोन्नति के समय इन्हें समेकित जो सूची के अनुसार ही जो है वो आगे विचार इसमें जो है किया जाएगा, यानी जो सही होगा वही किया जाएगा। जो उसमें कह सकते हैं जो डीपीज हैं इनका मामला कोर्ट में था जी, इसमें जो आदेश हुए हैं और जो इसमें सुनवाई हुई है हमने आपको बता दिया है। इसके अलावा शिमला के पुराना बस अड्डे में आज एचआरटीसी के जो चालक हैं, कंडक्टर्स हैं और जो ड्राइवर्स हैं, चालक हैं और जो परिचालक हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया है। अब इनका प्रदर्शन की जो वजह है, इनका कहना है कि यहाँ बसों को खड़े करने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, ऐसे में निगम की बसों के चालान हो रहे हैं। उन्होंने आज पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है कि पुलिस के लोग जैसे एचआरटीसी की बस देखते हैं और गलत जगह लगी है चालान कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जब जगह ही नहीं है तो मजबूरी में जहाँ पर जगह मिलती है वहाँ लगानी पड़ती है, खड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर ही लगानी है, सवारी वहीं से उठानी है। जो चालक परिचालक जो यूनियन है उसके जो अध्यक्ष है मान सिंह ठाकुर, उन्होंने कहा कि समस्या को लेकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी बार बार जो है चालान उनके किए जा रहे हैं, तर्कसंगत नहीं है। वहीं उन्होंने जो पिछले कल अपने हिमाचल प्रदेश में पूरे प्रदेश में वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो क्या वायरल हुआ है, छोटा बच्चा पीछे लटका हुआ है एचआरटीसी की बस में। इस पर भी आज जो यूनियन के अध्यक्ष हैं चालक परिचालक, उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया उसका भी हक बनता था कि चालक को बता दें, अगर कोई अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। उन्होंने कहा कि हमेशा चालक परिचालक को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जहां पर बच्चा पीछे लटका हुआ था उसका चालक परिचालक को पता नहीं था, और जब उस व्यक्ति ने देख लिया था जो वो पीछे उस पर था बाइक पर, तो वो हॉर्न देकर के बस रोक सकता था। तो ऐसे में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर को गलत ठहराना तर्कसंगत नहीं है। आम लोगों का भी यह फर्ज बनता है कि ऐसे वीडियो बनाने से अच्छा बस को हॉर्न देकर रोकते, ना कि वीडियो बुलाते। इसका जो वीडियो है वो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी अपने फेसबुक पर डाला है। उन्होंने भी ये कहा है, फेसबुक जो अकाउंट है, सोशल मीडिया जो अकाउंट है उसमें डाला है। उन्होंने कहा कि ये तर्कसंगत, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए हैं कि ऐसा ना हो, और सच्चाई भी है जी। अगर बच्चा पीछे लटका हुआ है तो अगर किसी ने देख लिया, देखिए एक तो चीज़ है कि ड्राइवर ने नहीं देखा, कंडक्टर ने, अगर ड्राइवर कंडक्टर ने देखा होता तो स्वाभाविक था वो उसको उतार देते, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पीछे से गुजर रहा है, वो वीडियो बना रहा है, और ऐसा नहीं कि वो उसको उतार दे, लंबे समय तक वो वीडियो बनाता रहा, तो बच्चे को कुछ हो जाता तो आप इसमें
गलती, चाहे ड्राइवर और जो कंडक्टर थे उनको तो गलत ठहराया जाता है हमेशा जब भी ऐसी चीज़ें हो जाती है, लेकिन एक आम इंसान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि ऐसे वीडियो बनाने से अच्छा उस व्यक्ति को आप कॉल हॉर्न देते और उसको आप नीचे उतारते बच्चे को। भगवान की दुआ है कि वो बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है, उसको कुछ नहीं हुआ है। इसके अलावा मंडी जिला के सरकाघाट का एक मामला है, चौंकाने वाला मामला है जी। यहाँ पर पुलिस थाना हटली के तहत जमनौर एक गांव है, वहां पर एक मामूली बहस के बाद एक पत्नी ने अपने पति पर खौलता हुआ दूध फेंक दिया। इस घटना में पति गंभीर रूप से झुलस गया और पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार बीती शाम महिला काफी देर से मोबाइल फोन चला रही थी। पति ने उसे फोन चलाने से रोका, जिस पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई। इसके बाद पत्नी रसोई घर गई, पत्नी जो है वो रसोई घर गई, वहां पर रखा हुआ जो उबलता हुआ दूध लाया और पति के मुंह पर फेंक दिया और छाती पर भी फेंक दिया। और दूध गिरने से जो है वो पति का जो चेहरा है, छाती है और जो पेट है वो झुलस गए लगभग 10% से अधिक। इस व्यक्ति का जो नाम है वो है धर्मपाल, जिस पर जो है वो जो कह सकते हैं आप पीड़ित है। धर्मपाल की चीख सुनकर जो परिवार के अन्य लोग हैं वो मौके पर पहुंचे और तुरंत उसे नागरिक अस्पताल बलद्वाड़ा ले जाया गया और डॉक्टरों ने धर्मपाल को प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी है। वही जो आरोपी हैं जिसमें अभी तक की जिस पर आगे कैसे नीना, इनका नाम नीना है, नीना ने भी अपने पति के खिलाफ FIR करवाई है, मामला दर्ज करवाया है। नीना का आरोप है कि जो पति है उनका वो बार बार शराब पीकर मारपीट करता है उनके साथ और गाली गलौज करता है। और बीते 10 मार्च को भी उसने 8:30 बजे सिर पर चाकू रखकर मारपीट की, जिससे उसके कपड़े फट गए। महिला ने अपना मेडिकल करवा लिया है और धर्मपाल के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई करने की उन्होंने मांग की है। तो क्रॉस FIR होगी दोनों तरफ से। पुलिस ने बीती शाम को ही जो महिला है उसको पूछताछ के लिए बुलाया था, हटली जो थाना है वहाँ बुलाया था और पुलिस ने पत्नी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया है और वहीं जो पत्नी के उस पर भी जो मामला दर्ज कर लिया गया है। और पुलिस जो है पड़ोसियों के बयान दर्ज कर रही है, जो पड़ोसी है। और पुलिस के अनुसार धर्मपाल और नीना कुमारी में झगड़े का जो मामला है वो पहले भी एक बार पुलिस के पास पहुंच चुका है और तब नीना कुमारी ने धर्मपाल पर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवाया था। बताया जा रहा है कि नीना कुमारी गृहिणी है और जो धर्मपाल है वो मेहनत मजदूरी करता है। तो चौंकाने वाली खबर ये है जी कि फोन चलाने से रोका तो तुरंत उस पर जो है वो उबलता हुआ, खौलता हुआ कह सकते हैं आप, जो उबलता हुआ दूध होता है, गर्म दूध, वो मुंह पर फेंक दिया, जिससे मुंह जल गया, उसका झुलस गया है। हालांकि उपचार के बाद वो घर पर व्यक्ति है, सुरक्षित है अभी व्यक्ति, यानी कह सकते खतरे से बाहर है। इसके अलावा प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में आज बर्फबारी हुई है। वहां पर ऊंची चोटियों पर ताज़ा हिमपात दर्ज किया गया है। अटल टनल रोहतांग, जिसका विश्व में एक अलग नाम है, वर्ल्ड वाइड अटल टनल रोहतांग को आप जानते हैं लोग, यहाँ पर बर्फबारी हुई है। और इसके अलावा शिंकुला दर्रा, रोहतांग पास, कोकसर और लाहौल घाटी में बर्फ की फाएं गिरे हैं आज। इससे ऊंचे क्षेत्रों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मनाली के जो मनाली के समेत कुल्लू की जो सेंज वैली है वहाँ पर भी दोपहर के बाद 12 बजे के बाद हल्की जो बारिश है वो हुई है। इसके अलावा कुल्लू के भुंतर में आज ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि से पलम को भारी नुकसान हुआ है। पलम के पौधों में इन दिनों फूल खिले हुए थे। ओले गिरने का क्रम कुछ देर तक जारी रहा और धर्मशाला में भी आज बारिश हुई, तूफान भी आया। वही किन्नौर के नाकों में, देखिए किन्नौर में भी बर्फबारी हुई है जी। किन्नौर के नाकों में आज ताज़ा हिमपात हुआ है और वहाँ आज बर्फबारी हुई है। और मौसम विभाग द्वारा अगर आप मौसम का अगला 5 दिन का अपडेट देखें आप, तो आज शाम को 5 जिले चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में आंधी व तूफान का येलो अलर्ट है। और इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान भी चल सकता है कई जगहों पर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है। इसके अलावा कल जरूर थोड़ा सा वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा कमजोर पड़ेगा, यानी कल थोड़ा मौसम साफ रहने वाला है। मगर 14 मार्च को यह फिर से स्ट्रांग होगा, यानी फिर से मौसम खराब हो जाएगा। इसका विशेषकर पूरे प्रदेश में जो मौसम है वो 15 मार्च को खराब रहने का पूर्वानुमान है और 15 मार्च को प्रदेश में अच्छी बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। 16 और 17 मार्च को भी जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर भी मौसम फिर जो है वो खराब रहेगा। तो मौसम का ये मान के चलिए कि थोड़ा कल मौसम कह सकते हैं यहाँ पर ठीक है। उसके बाद परसों से फिर मौसम और ख़राब हो जाएगा और 15 तारीख को थोड़ा और अधिक मौसम खराब है। यानी 15 तारीख को जो लाहौल स्पीति है, चंबा की ऊंची चोटियाँ हैं, कुल्लू है, यहाँ पर जो है वो ऊंचे वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। तो मौसम का अपडेट हमने बता दिया है जी। सीएम का बता दिया, सीएम और नदौन में हैं और कल जो है वो सीएम बंगाणा जाएंगे, ऊना, और शाम को 3:45 पर सीएम जो है वो उनके शिमला आने का कार्यक्रम है एज पर शेड्यूल। अगर मौसम खराब होता है, कुछ होता है तो फिर शेड्यूल में चेंज हो सकता है, लेकिन जो हमने अपडेट बता दिया है। कल भी सीएम बंगाणा में जो है वो ऊना जिला में जो है वो बंगाणा में कल सीएम कई जो परियोजनाएं हैं उसके उद्घाटन और जो शिलान्यास हैं वो करने वाले हैं। तो बड़ी खबरें थी, आप तक पहुंचा दी। इस बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। धन्यवाद।